मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और इसी गुस्से की हालत में मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते समय बर्तनों को बहुत तेज़-तेज़ पटक-पटक कर रख रही थी। कभी इधर-उधर फेंक भी रही थी कि तभी खटपट की आवाज़ सुनकर मेरी चारों बेटियाँ अंदर आ गईं और साथ में रूपाली भी। लेकिन मुझे इतना गुस्से में देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर मुझसे कुछ कहे। क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं किसी की भी नहीं सुनती थी। उन सबको देखकर मैंने गुस्से से चीख कर कहा कि यहाँ क्यों आई हो तुम लोग? यहाँ से चली जाओ। मेरी चीख सुनकर मेरी तीनों बेटियां तो चली गई, लेकिन रूपाली वहीं खड़ी रही और आगे बढ़कर मुझे संभालने लगी। उसने जैसे ही संभालने के लिए मुझे पकड़ा, मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि मेरे गुस्से की असल वजह तो वही थी। मैंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह गिरते-गिरते बची। मुझे इस लड़की से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। इतनी नफ़रत तो शायद ही मुझे किसी और से होगी। कुछ देर तक तो आँखों में आँसू भरे वह मुझे देखती रही, लेकिन थोड़ी ही देर में वह चली गई। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून हुआ। मैं उस लड़की से इतनी नफ़रत करती थी कि शायद ही दुनिया में किसी और से करती होगी, और आज मेरे गुस्से की वजह वही बनी थी। हुआ कुछ यूँ था कि कुछ औरतें मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आई थीं। दरवाज़ा रूपाली ने ही खोला था। उसके बाद फिर रूपाली उन औरतों के सामने नहीं आई थी। सारा काम मैं और मेरी बेटियाँ ही देख रही थी। मैं चाहती थी कि यह रिश्ता हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिश्ता था। मेरी बेटी ऐश करती। चाय-नाश्ते के बाद वह औरतें बोली कि जिसने दरवाज़ा खोला था वह भी आपकी बेटी है? मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा पता नहीं रूपाली ने कुछ गड़बड़ तो ना कर दी हो। मैंने कहा, हाँ है। तो मेरी बेटी ही क्यों, क्या हुआ? क्या उसने आपके साथ कुछ बदतमीज़ी की है? वह बोली, अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बहुत ही प्यारी बच्ची है। वह असल में बात यह है कि हमें आपसे कहना है कि हमें आपकी उसी बेटी का रिश्ता चाहिए अपने बेटे के लिए। आपकी बेटी पर हमारा दिल आ गया है, प्लीज़ मना मत करना। उन औरतों की बात सुनकर मेरा दिल सन्न रह गया। गुस्से के मारे अंदर ही अंदर मैं खौलने लगी थी। किसी तरह खुद पर काबू पाया और कहा कि हम सोचकर बताएँगे। अभी फ़िलहाल एकदम से जवाब नहीं दे सकते। वो सभी लोग घर चले गए। मेरा बस नहीं चल रहा था, वरना इन औरतों का मुँह नोच लेती या फिर रूपाली का गला घोंट देती। और उन औरतों के जाने के बाद ही मैं किचन में आ गई थी और अपना सारा गुस्सा उन बर्तनों पर निकाल रही थी। जी, मैं तो आया कि जाकर उसके इतने था झापड़ मारूँ कि मेरे अंदर की सारी आग ठंडी हो जाए। लेकिन मैं मजबूर थी। बचपन की बात और थी, लेकिन अब रूपाली बड़ी हो चुकी थी। बचपन में तो मैं उसे मार कर अपना गुस्सा निकाल लेती थी, लेकिन अब वह बड़ी हो चुकी थी। उस पर हाथ नहीं उठा सकती थी। अगर बदले में उसने मुझ पर हाथ उठा दिया, तो मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? हालाँकि वह मुझसे बहुत डरती थी और मैंने उसे पूरी तरह काबू में कर रखा था। अब मैं उसे ज़ुबान की गोली से मारती थी, तानों से उसका पूरा शरीर छलनी कर देती थी। मैं अभी भी उस पर जुल्म करती थी। शाम तक धीरे-धीरे मैं नॉर्मल हो चुकी थी और अब दिमाग चलने लगा था कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए मैंने उन लोगों को फ़ोन किया और माफ़ी माँगते हुए कहा कि हमें माफ़ कर देना। हम अपनी उस बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहते, इसलिए आपको रूपाली का रिश्ता नहीं दे सकते। अगर आप चाहें तो मेरी बेटियों में से किसी का भी रिश्ता ले सकती हैं, अपने बेटे के लिए। मेरी बात सुनकर लड़के की माँ ने कहा था कि माफ़ करना बहन जी, हमें तो रूपाली ही पसंद आई थी। अगर रूपाली का रिश्ता आप नहीं कर सकती हैं तो कोई बात नहीं, हम कहीं और लड़की देख लेंगे। लेकिन हमें तो रूपाली ही पसंद आई थी। यह बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई थी। गुस्से की एक ऐसी आग जिसमें मैं जल उठी थी। मुझे रूपाली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले उसकी माँ ने मेरा हक छीनने की कोशिश की और अब मेरी बेटियों का हक रूपाली छीन रही थी। गुस्से से मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों का हक उस रूपाली को नहीं दूँगी। जो मेरी बेटियों का है, वह मेरी बेटियों को ही मिलेगा। दिल में कुछ फ़ैसला करते हुए मैं बाहर आँगन में आई। रूपाली कुछ किताबें पढ़ रही थी। उसे इस तरह से आराम से बैठा देखकर मैं गुस्से से चीख पड़ी। मैंने कहा, क्या पढ़ रही हो? यहाँ बैठकर। वहाँ मेरे कपड़े पड़े हैं, उन्हें कौन धोएगा? मैंने उसके हाथ से किताब लेकर फेंक दी। मेरे इस तरह चीखने और किताब फेंकने से वह एकदम से डर गई थी। उसकी आँखों में आँसू आ गए थे, जिसको उसने बड़ी मुश्किल से रोका था। मेरी बात सुनकर वह मशीन लगाने के लिए आगे बढ़ गई थी, लेकिन मैं वहीं गुस्से से खड़ी रही और उसकी तरफ देखती रही। हालाँकि मैं गुस्से में थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ हुआ था। जब रूपाली की आँखों में आँसू आए थे,
लेकिन जल्द ही मैंने खुद को सँभाल लिया, क्योंकि मुझे अपना वक़्त याद आ गया, जब मैं अपने पति अनुराग के सामने कितना गिड़गिड़ाई थी। मैंने उससे रोते हुए कहा था, "अनुराग प्लीज़ दूसरी शादी मत करो, हमारी खुद की बेटियाँ हैं, वह क्या सोचेंगी? आखिर उनके बारे में तो सोचो।" लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी थी और मुझे बहुत ही नफ़रत से देखते हुए कहा था, "पत्नी हो, पत्नी बनकर रहो, ज़्यादा सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ऑफ़िस की कलीग से मोहब्बत करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। वह कम से कम पढ़ी-लिखी तो है, तुम्हारी तरह जाहिल तो नहीं और तुम मुझे किस हक़ से दूसरी शादी करने से रोक रही हो? एक बेटा तक तो मुझे दे नहीं सकी।" अनुराग की इतनी घटिया सोच को सुनकर कुछ पल के लिए मुझे अनुराग से नफ़रत महसूस हुई थी, लेकिन फिर अपनी बेटियों का मुँह देखकर मैंने फिर अपने घर की बचाने की कोशिश की थी। मैंने अपने घर को बचाने के लिए एक तिनके का सहारा लिया। मैंने कहा, "अगर वह भी तुम्हें बेटा ना दे सकी तो क्या करोगे? तो फिर क्या तुम तीसरी शादी करोगे?" मेरी बातों का अनुराग पर कोई असर नहीं हुआ। कहने लगा कि मैं प्रियांशी से लड़के के लिए शादी नहीं कर रहा, अपने दिल के सुकून के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। अगर वह मुझे बेटा नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, अगर एक बेटी हो गई तो क्या हुआ? तुम्हारी भी तो 4-4 बेटियाँ हैं, एक और सही। अनुराग ने मेरी किसी भी तरह की कोई बात न सुनने का फैसला कर लिया था। उस पर तो प्रियांशी का भूत सवार था और इसी हफ्ते प्रियांशी से शादी कर रहा था। मैंने कुछ कहने के लिए मुँह खोला ही था कि उन्होंने एकदम चीख कर कहा, "अगर अब तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर इस घर से निकाल दूँगा।" और बस यहीं पर आकर मैं खामोश हो गई। मेरी बेटियाँ अभी बहुत छोटी थीं। बड़ी बेटी 6 साल की, दूसरी बेटी 4 साल की, तीसरी बेटी 1.5 साल की और चौथी तो अभी सिर्फ़ 2 महीने की थी। फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुप्पी साध ली, क्योंकि अब तो कहने सुनने का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। और फिर वही हुआ जो नहीं होना था। अगले हफ्ते ही अनुराग प्रियांशी से शादी करके उसे मेरी सौतेन बनाकर घर ले आया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसका स्वागत किया था। शादी बहुत ही सादगी से की थी। प्रियांशी के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बस चल रही थी और कैसे चल रही थी ये तो मैं ही जानती थी। मैं अपने मासूम बच्चों का मुँह देख-देख कर अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, इसलिए जगह की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उसने घर का सबसे बड़ा और अच्छा कमरा अपने और प्रियांशी के लिए सेट कर लिया था। मैं ज़्यादातर अपनी बच्चियों को लेकर अपने कमरे में ही बंद रहती थी। शादी के दूसरे दिन ही अनुराग प्रियांशी को लेकर हनीमून मनाने चला गया था। पीछे रह गई थी मैं और मेरी मासूम बच्चियाँ। दोनों पूरे 1 महीने के बाद लौटे थे और यह 1 महीना मेरी किन-किन तकलीफ़ों से गुज़रा था, ये मैं ही जानती थी। छोटे-छोटे 4 बच्चों को सँभालने के साथ-साथ मुझे बाहर का काम भी करना पड़ता था। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी का यही महीना सबसे तकलीफ़ भरा महीना होगा, लेकिन मैं गलत थी। मेरी असली तकलीफ तो अब शुरू हुई थी। मेरी और मेरी बच्चियों की ज़रूरतें तो अनुराग को दिखाई नहीं देती थी। मैं किसी चीज़ के लिए कहती कि मुझे फलाँ चीज़ चाहिए, तो अनुराग हफ्तों तक उस बात को टालते रहते और वहीं अगर प्रियांशी किसी चीज़ के लिए कहती, तो वह अगले ही घंटे में हाज़िर हो जाती। प्रियांशी वैसे तो खूबसूरत और अच्छे रख-रखाव वाली थी, बात करने में भी तमीज़ थी, लेकिन उसे देखते ही मेरे अंदर नफ़रत के अंगारे उबलने लगते थे। जी चाहता कि उसका मुँह नोच दूँ, जिसने मेरे और मेरे बच्चों के हक पर डाका डाला है। अनुराग पूरा-पूरा दिन प्रांशी के साथ ही रहता, मुझे और मेरे बच्चों को देखता भी नहीं था। प्रांशी घर का कोई काम नहीं करती, क्योंकि अनुराग ने ही उसे कह रखा था कि घर का कोई काम तुम मत करना, किचन में चूल्हे के सामने खड़े मत होना, क्योंकि तुम्हारा रंग काला पड़ जाएगा। और प्रियांशी ने इस बात को शर्माते हुए मान लिया था। इसके उलट अनुराग ने मुझसे कहा था कि घर का सारा काम तुम करोगी, प्रियांशी को किसी काम के लिए नहीं कहोगी। सारा काम तुम करोगी और टाइम पर करोगी। मुझे अब अपनी ज़िंदगी जीनी नहीं थी, बस गुज़ारनी थी, वह भी अपने बच्चों के लिए। इसलिए चुपचाप सारी बातें मानती चली गई। जब पति अपना नहीं रहा तो फिर पराई लड़की से क्या शिकवा करती। प्रियांशी वैसे तो पढ़ी-लिखी समझदार थी, लेकिन थी तो सौतन ही। उसका खुद से भी मन नहीं करता किसी काम को हाथ लगाए। पूरा-पूरा दिन कमरे में बंद रहती थी। बस अनुराग के ऑफिस आने से 5 मिनट पहले बाहर निकलती, पूरी तरह तैयार होती और बाहर गेट पर अनुराग का इंतज़ार करने लगती। वह दोनों कुछ देर आपस में बातें करते-करते फिर साथ में बैठकर खाना खाते। मैं और मेरी बच्चियाँ किचन में ही बैठकर खाना खा लेती थी, क्योंकि अनुराग का हुक्म था कि मेरे सामने कम से कम आना। कभी-कभी मैं अपना गुस्सा अपनी बच्चियों पर निकालती थी,
लेकिन बाद में पछतावा भी होता था कि आखिर इसमें मेरी बच्चियों का क्या दोष है। लेकिन मैं खुद मजबूर थी। पूरा दिन घनचक्कर बनी रहती थी। सबके लिए नाश्ता बनाना, कपड़े, घर की सफाई, ऊपर से 4-4 बच्चों को सँभालना। इसके बाद अनुराग और प्रियांशी के फिजूल के ड्रामे देखना। दिल पर पत्थर रखकर काम करती और दोनों की इश्कबाज़ियाँ देखा करती। अगर अनुराग प्रियांशी को दूसरे घर में रखते, तब भी शायद मुझे इतना दुःख नहीं होता। लेकिन उन्होंने तो प्रियांशी को मेरी छाती पर ही लाकर बैठा दिया था। फिर एक दिन पता चला कि प्रियांशी प्रेग्नेंट है, तो अनुराग इतना खुश हुए जैसे वह पहली बार बाप बन रहे हों। लेकिन मेरे लिए थोड़ी राहत हुई, क्योंकि उन्होंने प्रियांशी के लिए दूसरा घर ले लिया और उसी में प्रियांशी को शिफ्ट कर दिया। लेकिन जाते-जाते एक और ज़ख्म दे गए। कहा कि अगर प्रियांशी इस घर में रहेगी, तो मेरी नज़र प्रियांशी के बच्चे को लग जाएगी। इस बात का मेरे दिल पर धक्का-सा लगा था, लेकिन प्रियांशी का मेरे घर से जाना भी मेरे लिए सुकून की बात साबित नहीं हुआ, क्योंकि प्रियांशी घर में होती थी, तो कम से कम घर में खाने-पीने का सामान तो आता था। अब तो अनुराग इससे भी बेफ़िक्र हो गए थे। घर में खाने-पीने के लाले पड़ने लगे, तो मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया। अनुराग को फ़ोन करके सामान मँगवाती, तो वह 1-1 सप्ताह लगा देते। इसलिए मजबूरी में मैंने खुद ही कुछ करने की ठानी। मैं कपड़े सिलाई करती और जो कुछ भी पैसा आता, वह घर में खर्च करती थी। यह दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अनुराग की नौकरी चली गई और प्रियांशी ने एक बेटी को जन्म दिया। नौकरी जा चुकी थी, खर्चे बढ़ चुके थे। इसलिए मजबूरी में अनुराग ने जो किराए पर मकान ले रखा था, उसे छोड़कर वापस पुराने घर में आ गए। उसने दूसरी नौकरी ढूँढ ली थी, लेकिन बहुत कम सैलरी थी। वह सारी सैलरी रूपाली और प्रियांशी पर ही खर्च हो जाती। उसके कमरे में दूध के डब्बे और फ्रूट वगैरह हर वक़्त मौजूद रहते, जबकि मेरी बेटियों के वक़्त पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अनुराग की सैलरी तो रूपाली और प्रियांशी पर ही खर्च हो जाती थी। मेरे खर्च और मेरी बेटियों के खर्चे कहाँ से होते? मैं अपना वही सिलाई का काम करती थी और अपने और अपनी बेटियों का खर्चा चलाती थी। अनुराग अपनी सैलरी से सिर्फ राशन पानी लाते थे। प्रियांशु शुरू-शुरू में तो अपनी दुनिया में ही मगन रहती थी, लेकिन अब धीरे-धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जब खर्चे बढ़ने लगे और आमदनी कम हो गई, तो उसने एक दिन किचन में ताला लगा दिया। मैंने प्रियांशी से हैरानी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहने लगी कि आमदनी तो ज़्यादा है नहीं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हर वक्त बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहें और फालतू के खर्चे बढ़ाते रहें। उसका साफ इशारा मेरे बच्चों की तरफ था। जब प्रियांशी किचन को ताला लगा रही थी, तो अनुराग सामने बैठे-बैठे यह सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुँह से कुछ भी नहीं बोला। मैंने शिकायत की नज़रों से अनुराग की तरफ देखा, तो उन्होंने कंधे उचका दिए। कहने लगे, "प्रियांशी ठीक कह रही है। अब आमदनी कम है और खर्चे ज़्यादा, तो सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा ना।" मैं कहते-कहते रह गई कि मैं तो खुद पैसे कमाती हूँ और अपने बच्चों का खर्च करती हूँ। बल्कि प्रियांशी तो फिजूल खर्ची करती है ना, जाने कितने फ्रूट तो उसके कमरे में पड़े-पड़े सड़ जाते हैं। लेकिन इसे मेरी बुज़दिली कहो या मेरी गलती कि मैं अपने पति से डरती थी, बस यहाँ पर मैं खामोश हो गई। इतने पर ही हद नहीं थी। प्रियांशी ने मेरी बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटवाकर सरकारी स्कूल में डलवा दिया और अपनी बेटी रूपाली को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जब मैंने अनुराग से इस बारे में बात की, तो कहने लगा, "प्रियांशी ने जो किया ठीक किया। तुम्हारी बेटियाँ तो प्राइवेट स्कूल में पढ़कर अपना अच्छा बेस्ट बना चुकी हैं। रूपाली को अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने दो। उसका भी बेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी बेटियाँ तो अब वहाँ सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकती हैं। रूपाली का अभी कच्चा दिमाग है। अगर अभी से सरकारी स्कूल में डाल दिया, तो वह पढ़ाई में कमज़ोर रह जाएगी। कोई त्योहार होता है, कोई फंक्शन होता, तो मेरी बेटियों के लिए जोड़-तोड़ करके मैं खुद ही कपड़े बनाती थी। जबकि रूपाली के लिए मैचिंग चप्पल, मैचिंग चूड़ियाँ और मैचिंग ज्वेलरी सब कुछ आता था। यह देख-देख कर मेरी बेटियों में हीन भावना आने लगी थी। कभी-कभी कभी-कभी मुझसे शिकायत करती कि मम्मी रूपाली तो इतने अच्छे कपड़े पहनती है, फिर हम क्यों नहीं पहनते? रूपाली की मम्मी इतने सारे जेवर और इतने सुंदर कपड़े पहनती हैं, फिर आप क्यों नहीं पहनती? मैं बच्चों को डाँटकर चुप करा देती, क्योंकि इन सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अपने बच्चों की ज़रूरतों को देखते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलाई करती, जिससे कि मैं अपने और अपने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। लेकिन यह जो अंतर रूपाली के रहन-सहन में और मेरे बच्चों में था, मैं उसे भर नहीं पा रही थी। मैं उस खाई को भरने में नाकाम थी। मेरी बेटियाँ धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी
और उन्हें अपने बाप से नफ़रत होती जा रही थी, क्योंकि वह इतना तो समझती थी कि प्रियांशी नाम का जो साँप है, उसके बाप ने ही उनके सीने पर लाकर बैठाया है। फिर खबर मिली कि प्रियांशी फिर से पेट से है। अनुराग बहुत खुश हुए। इस बार भी उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। वह पहले की तरह ही प्रियांशी का ख्याल रख रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अनुराग और प्रियांशी मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। अनुराग और प्रियांशी की मौके पर ही मौत हो गई। मैं घर में ही दोनों के लिए खाना बनाकर तैयार बैठी थी और उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मैं कुछ घबरा गई। जब गेट खोला तो एम्बुलेंस तो हमारे ही घर के बाहर खड़ी थी। सब कुछ खत्म हो गया था। अनुराग और प्रियांशी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। प्रियांशी का बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका था। इस हादसे से एक बार तो मैं अंदर तक हिल गई थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे मैंने खुद को सँभाला। आखिर उन दोनों के जाने से ही मेरी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था। प्रियांशी तो मेरे लिए पराई थी, लेकिन मेरे पति आज भी मेरे नहीं थे। वह हर वक़्त प्रियांशी के आगे-पीछे फिरते थे, उसके ही खर्चा करते थे। मेरी बच्चियों को और मुझे हमेशा इग्नोर करते थे। अनुराग की इन हरकतों ने मुझे एकदम पत्थर बना दिया था। मैंने खुद को जल्द ही इन सब बातों से ऊपर उठा लिया था। मुझे कोई ज़्यादा दुःख नहीं था अनुराग के और प्रियांशी के जाने का। लेकिन हाँ, जब मैं रूपाली को कभी-कभी देखती तो थोड़ा दुःख होता कि यह बिन माँ की बच्ची रह गई है। लेकिन धीरे-धीरे यह सब कुछ फिर नफ़रत में बदलने लगता कि आखिर सब कुछ इसकी माँ की वजह से हुआ है। मैंने अपने पूरे घर पर एक निगाह डाली, अंदर तक सुकून उतर गया था। अब यह पूरा घर मेरा था। इस घर की मालकिन मैं थी, क्योंकि प्रियांशी के आने के बाद मेरी हैसियत तो एक नौकरानी जैसी हो गई थी। मैं बस अपने कमरे में रहती थी और प्रियांशी पूरे घर की मालकिन बनी रहती थी। वह जैसा चाहती थी, वैसा ही होता था। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोची। उस घर की थोड़ी-सी सेटिंग बदली और उसको एक सिलाई सेंटर में बदल दिया। एक सिलाई सेंटर खोला, लड़कियों से फीस लेकर मैंने लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू किया। मेरे काम पर भगवान की कृपा हुई और खूब चल निकला। घर में पैसे आने लगे तो मैंने अपनी बच्चों का एडमिशन अच्छे से प्राइवेट स्कूल में कराया। रूपाली का एडमिशन भी प्राइवेट स्कूल में ही कराया। मैं उसकी देखभाल, उसकी पढ़ाई-लिखाई सब अपनी बच्चियों के बराबर ही करती थी, ना उनसे कम, ना उनसे ज़्यादा। लेकिन फिर भी पुरानी ज़िंदगी की छाप मेरे दिमाग पर अभी भी थी। मैं रूपाली से अब भी नफ़रत करती थी। मैं उससे घर के सारे काम करवाती और कभी-कभी तो मेरा हाथ भी उस पर उठ जाता था। लेकिन रूपाली बहुत ज़्यादा शांत हो गई थी। हर वक़्त उदास रहती और हर वक़्त तो मम्मी, मम्मी करते हुए मेरे पीछे घूमती रहती थी। ऐसे ही धीरे-धीरे चारों बच्चियाँ बड़ी होने लगीं। लेकिन रूपाली का खूब रंग रूप निखरा था। वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन एक बात मुझे बहुत खटकती थी कि जो भी रिश्ता मेरी बेटी के लिए आता, वह रूपाली की तरफ झुक जाता था। तंग आकर मैंने रूपाली से कह दिया कि किसी भी आने वाले रिश्तेदार के सामने नहीं आना। रूपाली मेरी सारी बातें मानती थी और उसने यह बात भी मान ली थी। वह किसी के भी सामने नहीं आती। लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि मेरी बेटी का रिश्ता होते-होते रह जाता। वह लोग रूपाली को पसंद कर लेते और मेरी बेटी का रिश्ता रह जाता। और आज भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन अब मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया कि सबसे पहले मैं रूपाली की ही शादी करूंगी और अपने रास्ते के कांटे को निकाल दूंगी, क्योंकि यही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि जब तक रूपाली की शादी नहीं होती, मेरी बेटियों की शादियां नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने रूपाली के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। लेकिन रूपाली के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता आता था। लेकिन मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं करना चाहती थी। जो बरसों से मेरे दिल में गुस्सा भरा हुआ था, उसे निकालना चाहती थी। मैं उसकी माँ का बदला उससे लेना चाहती थी। मैं हर आने वाले रिश्ते को मना कर देती, लेकिन अगला रिश्ता उससे भी बढ़कर होता था। मैं तो रूपाली की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी, जो उसके जोड़ का ना हो, जहाँ उसे सिर्फ दुःख ही दुःख मिले। लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिश्ता मुझे नहीं मिला था। एक दिन मैं बाज़ार जा रही थी, तो एक साइकिल वाले से टकरा गई। वह साइकिल वाला जल्दी से नीचे उतर आया और मुझे उठाते हुए बोला, माफ कर दो मैडम जी, मैंने आपको देखा नहीं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, तो उनसे भागकर ही मैं कहीं भाग जाना चाहता था। मैंने साइकिल वाले को देखा, अच्छी कद-काठी का लड़का था, लेकिन कुछ घबराया हुआ था। मैंने कहा, कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? कहने लगा, मैडम जी, मैं जुआ में सब कुछ हार गया, कुछ उधार भी हो गया, तो उसी को चुकता करने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। शाम तक कहीं से इधर-उधर जुगाड़ करके मैं उनका उधार चुका दूँगा। अभी तो मुझे उनसे बचना है। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख़्याल आया, इससे अच्छा रिश्ता रूपाली के लिए कोई मिल ही नहीं सकता।
मैं उस साइकिल वाले को थोड़ा साइड में ले गई और उससे पूछा, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मेरी बात सुनकर वह शर्मा गया और हाँ में सर हिला दिया। मैं उसे फौरन अपने साथ घर ले आई और उसी वक्त पंडित जी को बुलाकर रूपाली के साथ उसके फेरे डलवा दिए। रूपाली बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। एक बार को मेरा दिल उसके रोने चीखने से पिघल गया था, लेकिन मैं अपनी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसका रोना धोना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रूपाली की शादी करवाकर मैंने उसे उसी वक्त घर के कपड़ों में ही विदा कर दिया। रूपाली चीखती चिल्लाती हुई घर से विदा हो गई। मेरी बेटियों ने जल्दबाजी में शादी करने की वजह पूछी तो मैंने कहा, अगर रूपाली की शादी नहीं करती तो तुम में से किसी की भी शादी नहीं होती। मेरी बेटियां मेरी बात सुनकर शांत हो गई थी। अब मुझे अपनी बेटियों की शादी की फिक्र थी। मैं अब उनके लिए रिश्ते ढूंढने लगी। अब क्योंकि रूपाली का कोई मसला नहीं था, तो मेरी दोनों बड़ी बेटियों की भी शादी बहुत ही आसानी से हो गई थी। अब घर में मैं और मेरी छोटी बच्ची थी और छोटी बेटी की शादी करने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं था। रूपाली की शादी किए हुए मुझे पूरे 1 साल गुजर चुके थे और इन 1 साल में रूपाली एक बार फिर हमारे घर नहीं आई थी। मुझे अब थोड़ी उलझन होने लगी थी कि पता नहीं रूपाली कैसी होगी। वह एक बार भी हमसे मिलने क्यों नहीं आई। दिन ऐसे ही कट रहे थे कि एक दिन अचानक रूपाली आ गई। वह ना ही खुश लग रही थी और ना ही दुखी। आते ही मुझसे गले मिली और मेरे हाथ पर बहुत सारे पैसे रख दिए और बोली, मैं आपसे मिलने फिर आऊंगी। मैं हैरान हो गई कि यह सब क्या है, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। फिर मैंने सोचा चलो जो भी है, मेरी बहुत सारी जरूरतें अटकी हुई थी, वह पूरी हो जाएंगी इन पैसों से। 1 हफ्ते बाद रूपाली फिर से मुझसे मिलने आई और खूब ढेर सारे पैसे मेरे हाथों पर रख दिए। अब मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि आखिर इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से आते हैं। फिर मुझे उससे नफरत होने लगी कि इस लड़की की इतनी अच्छी किस्मत है, जहाँ भी जाती है इसकी किस्मत खुल जाती है। अगली बार जब रूपाली मुझसे मिलने आई तो उसका पति भी साथ में आया था। वह मुझसे बहुत ही मोहब्बत और गर्मजोशी से मिला। साथ ही उसने अपने छोटे भाई के लिए मेरी छोटी बेटी का रिश्ता भी मांग लिया। मैंने भी लालच में आकर हाँ कर दिया। कितने पैसे वाले लोग हैं, मेरी बेटी राज करेगी जैसे रूपाली करती है। रूपाली ने मुझे अंदर कमरे में ले जाकर बहुत मना किया कि यह रिश्ता ना करे, लेकिन मैंने नहीं सुना। मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मुझे लगा शायद रूपाली मेरी बेटी को मुझे लगा शायद रूपाली से मेरी बेटी का ऐशो आराम देखा नहीं जाता। वह नहीं चाहती कि उसकी तरह मेरी बेटी भी ऐश करे। मैंने बाहर आकर रूपाली के पति को रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और बोला कि अगले हफ्ते ही सादगी से शादी कर देते हैं। वह मान गया। जाते जाते भी रूपाली ने इस रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। 1 हफ्ते बाद ही मैंने सादगी से अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। फेरे से पहले भी रूपाली ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उसकी नहीं मानी। उल्टा उसे ताने देने लगी कि तुम नहीं चाहती कि मेरी बेटी खुश रहे। आखिर हो तो प्रांशी की ही बेटी ना। मेरी बात सुनकर रूपाली की आंखों में आंसू आ गए थे। वह रोने लगी थी। यह मेरी बेटी की शादी हो गई और उसकी विदाई का वक्त भी आ गया। मैंने पिछली सारी नाराजगी भुलाकर रूपाली से कहा, रूपाली मेरी बेटी का ध्यान रखना। रूपाली हल्के से मुस्कुरा दी और कहा, जब ख्याल रखने का वक्त था तो आपने मेरी नहीं सुनी और अपनी लालच में आकर अपनी बेटी की शादी कर दी। लेकिन जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगी। मेरी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मैं सोचने लगी, न जाने यह रूपाली यह सब क्यों कर रही थी। लेकिन फिर मैंने सर झटक दिया और अपने कामों में लग गई। मेरी बेटी की शादी को पूरे 2 हफ्ते निकल चुके थे, लेकिन इन 2 हफ्तों में मेरी बेटी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा तो सोचा, चलो क्यों ना खुद ही चलकर अपनी बेटी से मिलकर आती हूँ। अपनी बेटी से मिलने जब मैं उसके घर पहुंची तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। पैरों तले से जमीन निकल गई। दिल चाहा कि मैं चीखें मार मार कर रोऊं। रूपाली ने मुझसे ठीक ही मना किया था कि यह शादी ना करे, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी थी। अपनी लालच में आकर मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंची तो मेरी बेटी फकीरों वाली गलियों में फटे हुए कपड़े पहने, बाल बिखरे हुए, बड़ा सा कटोरा हाथ में था, घर से बाहर निकल रही थी। मुझे देखते ही वह दौड़कर मेरे गले से लिपट गई और बोली, मम्मी जी आपने मुझे कहाँ नरक में भेज दिया। यह लोग मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मुझसे भीख मंगवाते हैं। मैं ये सब सुनकर बोलने की हालत में ही नहीं थी। तभी रूपाली भी उससे भी खराब हालत में बाहर निकली। मैंने उसे चीख कर कहा, रूपाली तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। रूपाली रोते हुए बोली, मम्मी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती थी। यह लोग बहुत खतरनाक हैं, हर वक्त हम पर निगाह रखते हैं। मैंने आपको लाख मना किया कि आप यह शादी न करें,
लेकिन आप लालच में थी, आप नहीं मानी। इनका गैंग बहुत बड़ा है, बहुत ऊपर तक इनकी पहुँच है। हमारे साथ-साथ और भी कई लड़कियाँ यहाँ पर फँसी हुई हैं। अब आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो इन लोगों को पता चल जाएगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। आप ऐसा करें, सबसे पहले पुलिस में जाएँ और हमारे बारे में उन्हें सब कुछ बताएँ कि यहाँ पर लोग हमसे भीख मँगवाते हैं। रूपाली मुझे वहीं हक्का-बक्का छोड़कर मेरी बेटी को साथ लेकर निकल चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं है। किसी तरह खुद को घसीटते हुए मैं पुलिस थाने पहुंची और पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस वाले पहले तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरी बहुत मिन्नतें करने पर वह मेरे साथ उस जगह चलने को तैयार हुए। थोड़ी छानबीन के बाद वह लोग पकड़े गए। उनका बहुत बड़ा गैंग था। सब बड़े स्तर पर लोग लड़कियों के से भीख मंगवाने का काम करते थे। पुलिस ने उन लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। अभी सारे नहीं पकड़े गए थे, कुछ रह गए थे जिनके लिए पुलिस अभी भी छानबीन कर रही थी। बहुत सारी लड़कियां थी जो यह गंदगी से अब छूट चुकी थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों को तलाक दिलवाया और घर वापस ले आई। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं बदले की आग में अंधी हो चुकी थी। रूपाली के साथ साथ मैंने अपनी सगी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर कुछ कहना ही था, लड़ना झगड़ना था, अपना गुस्सा निकालना था, तो अनुराग से कहना था। इसमें रूपाली का क्या कसूर था? वह तो बेकसूर थी। हर वक्त तो मम्मी मम्मी कहती मेरे आगे पीछे फिरती थी, मेरी मार खाती थी, घर का सारा काम करती थी। मैंने उस मासूम के साथ जानबूझकर गलत किया, इसलिए भगवान ने मेरी बेटी के साथ गलत किया था। खैर, मेरी दोनों बेटियां अब मेरे पास हैं। मैंने पहली बार रूपाली को एक माँ बनकर गले लगाया। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।